हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज़ का आरंभ कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो एसएससी जीडी के लिए करवाएंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में बताया गया है कि ये पहला वीडियो है हमारा, ठीक है। ये 20-20 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन एक तरीके का सेक्शनल टेस्ट टाइप का होगा आपका। अगर आप इस वीडियो को हमारा पर डे करते चले जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैथ्स के दृष्टिकोण से मैं मैथ का रोज़ वीडियो आपको डालूंगा एक एक। ये 40 वीडियो आपको मिलेगी। जो बच्चा 40 वीडियो देख जाएगा, जो बच्चा 40 वीडियो पे कमांड कर जाएगा, बस यही 40 वीडियो का क्वेश्चन आप करके चले जाइए। ये 40 सेट करके चले जाइए तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट्स होने वाला है मैथ के दृष्टिकोण से। हमारे कई स्टूडेंट्स मैथ में बहुत बेटर कर रहे हैं, तो आप भी बेटर करिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा। ये पहला वीडियो है आपका, ठीक। पहला वीडियो में क्या है, क्वेश्चन है कि उमा 6 घंटे में ए से बी तक 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उमा नाम का कोई व्यक्ति है, लड़की है, ठीक है। और वो 6 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह 4 घंटे 30 मिनट में ए पर वापस आती है। मतलब बात समझिएगा, यहाँ से ए है कोई पॉइंट, ठीक है। ये कोई पॉइंट ए है, ये दूसरा कोई पॉइंट बी है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। उमा नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 6 घंटा में ये ए से बी तक गया और फिर बी से ये वापस आ रहा है। कितना घंटा में, आपको ये बता रहा है कि 4 घंटा, यहाँ पे देखिएगा 4 घंटा 30 मिनट में, अर्थात वापस आया 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो आपसे पूछ कह रहा है उमा की औसत गति का 3 गुना क्या है। उमा की औसत गति का 3 गुना क्या है, ये आपसे पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर औसत गति का पूछता है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कोई बात नहीं, आपको पता है कि सर ये 315 किलोमीटर गया है इधर से, बात समझिएगा, इधर से गया है, फिर वापस 315 किलोमीटर उधर से वापस आया है, ठीक है। ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, तो टोटल चला कितना, 315 अर्थात 630 किलोमीटर चला है। ध्यान सुनिएगा, कितना चला है, 630 किलोमीटर चला है। और ये क्या हुआ आपका, ये है आपका डिस्टेंस। क्या आ गया, ये डिस्टेंस। अब देखिएगा, जाने में इसको जो लगा है 6 घंटा लगा है, आने में लगा है 4.5 घंटा। तो 6 4 10 और 0.5, ये 30 मिनट को आधा घंटा कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो टाइम लगा वो 10.5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 10.5 घंटा। और आपको पता है कि आपसे पूछा क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज गति, औसत गति। तो आप इस बात को समझिए कि एवरेज स्पीड बराबर जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। क्या होता है जी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस देख लेंगे कि उमा कितना गए थे, तो उमा गए थे 630 किलोमीटर, सर 630 हो गया, ठीक है, बटा ये टोटल टाइम कितना है जी, 10.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10.5। एक और बात, ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। लेकिन आपसे एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड का 3 गुना कितना होगा। यहाँ देखिए क्या बोला, एवरेज स्पीड का 3 गुना कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, 3 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे जी, 3 से गुना करेंगे। ये हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। 21 से काट लेते हैं तो 21 दिया, ये 30 बार में कटेगा, ये 36 के 18 अर्थात 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 मेरा ऑप्शन में कहाँ पे, यहाँ पे, अर्थात मेरा आंसर 180 आ जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप एक बार और अपने से बना करके देखिएगा, ठीक है, और क्लास होने के बाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि राहुल को 1000 रुपये पर 15% और 20% की क्रमिक छूट मिलती है, ठीक है। दूसरी ओर अरुण को 1000 रुपये पे 35% का छूट मिलता है, ठीक है। श्याम को 1200 रुपये पर 25% की एकल छूट मिलती है, जबकि मनिक को 1000 पे 25% और 10% की क्रमिक छूट मिलती है। उनमें से सबसे अधिक किसको छूट मिलती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं, ये क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है। क्रमिक छूट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्रमिक छूट के बारे में आपको ज़्यादा बता दूँ ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए
क्रमिक छूट, एकल छूट, ये सब क्वेश्चन खूब आता है कि एकल छूट पे क्वेश्चन बताइए आपको एकल छूट होता है क्या। देखिए यहाँ पे हम आपको एकल छूट के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? एकल छूट। ठीक है, देखिए आपको पता है कि हम बोल देंगे कि 20%, ठीक है, एक बार 20% का छूट दिया गया और एक बार 30% का छूट दिया गया, तो इसका एकल छूट कितना होगा। ठीक है, तो एकल छूट निकालते कि कैसे हैं इस बात को समझिए। पहले एकल छूट निकालने का दो तरीका है, ठीक है, लेकिन जो एक फार्मूला है उसको पहले बता देते हैं कि एकल छूट कैसे निकालते हैं। जब दो चीज़ दिया रहा है, मान लेते हैं कि एक बार x% का छूट दिया रहा है और एक बार y% का छूट दिया रहा है, तो एकल छूट बराबर हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, एकल छूट बराबर हो जाता है x + y - xy/100। यही कहलाता है एकल छूट। यही हो जाता है मेरा क्या? एकल छूट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि 20% और 30% का एकल छूट कितना होगा। तो सर 20% और 30% का जो एकल छूट होगा सर 20 + 30, ठीक है, -20 × 30/100। ये देखिए 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 3 दूना 6 और 30 20 50, अर्थात 50 में से 6 घटाएंगे तो 44% हो जाएगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 20% और 30% का एकल छूट कितना होता है, तो आप बताइएगा 44%, ना कि आप बता दीजिएगा 50%। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 20% 30% दोनों को जोड़ देते हैं आ जाएगा 50, अर्थात एकल छूट हो जाएगा 50%। नहीं होगा, ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कितना बताइएगा? 44%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात, क्वेश्चन अगर मान लेते कि ये फार्मूला आप भूल गए तो कैसे बनाइएगा। देखिए, अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको मैंने बोला कि 20% का एक बार छूट दिया गया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। छूट का मतलब होता है घटाओ, मतलब पहले 5 था तो अब हो गया 4। ठीक है, उसके बाद बोला है 30% का छूट, 30% का छूट, तो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, यानी पहले 10 था तो अब 3 कम हो गया, अर्थात हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ देखें 10 × 5 अर्थात 50 हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 4 ये हो जाएगा 28। अब छूट कितना का दिया यहाँ पे? 22 का, और 22 का छूट दिया कितना पे? 50 पे, और गुना हो जाएगा 100, तो 50 × 100 यानी कि 44% का एकल छूट आ गया। कोई दिक्कत? कितना का हो गया? 44% का एकल छूट हो गया। देखिए एक और बात, एकल छूट से कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी दो छूट दे देते हैं, कभी कभी 3 छूट दे देते हैं, 20 30 50 ऐसे करके बोलेगा कि 20% 30% 50% का एकल छूट बताइए। या फिर कभी कभी बोल देगा आपसे कि 4 दे देगा कि 20% 30% 40% 50% का एकल छूट बताइए। कोई बात नहीं, हम सबका बता देंगे। देखिए कैसे बताएंगे, सबका बता देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बताएंगे। हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 20%, 30%, 40% का एकल छूट बताइए। क्या बताइए भाई? एकल छूट। ठीक है, एकल छूट बताइए। ठीक है, नहीं सुनिएगा, तो हम बस देखेंगे इनिशियल फाइनल। ठीक है, क्या देखेंगे? इनिशियल प्रारंभिक और अंतिम, आई से इनिशियल, F फॉर फाइनल। अब देखिए 20% का छूट दिया, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान अब 4 में बेच दे रहे हैं। नेक्स्ट 30% का छूट का मतलब होता है कि ये 3/10, यानी कि 10 का सामान आप 7 में बेच दे रहे हैं। फिर बोल रहा है 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है ना, यानी कि 5 का सामान आप कितना में बेच दे रहे हैं? 3 में बेच दे रहे हैं। छूट का मतलब क्या? घटेगा ही ना जी। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करेंगे, ये साइड वाला ये सब गुना हो जाता है, ये वाला इधर गुना हो जाता है, तो आप कुछ नहीं करिएगा। कटने वाला है तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पे ये कटने वाला है, अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ये 2 पचे 10। ठीक है, तो 50 25 25 25 100, यानी कि 125 यहाँ पे आ गया मेरा इनिशियल वैल्यू, और 7 के 21 दूना 42, फाइनल वैल्यू आ गया 42। अब देखिए कितना का छूट आया, कितना का छूट आया जी? तो 5 में से 2 घटा तो 3, और 12 में से 4 घटा तो कितना हो जाएगा? 8, अर्थात 83/125 × 100, है ना जी। अब देखिएगा यहाँ पे, ये जब करिएगा सॉल्यूशन तो जितना प्रतिशत आएगा उतना ही प्रतिशत का छूट आए। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप एकल छूट बिना फार्मूला याद किए हो जाता है। अब बोलिएगा कि सर फार्मूला से होता, तो जैसे फार्मूला से होगा तो क्या होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरे क्लास किए होंगे, है ना, ऑफलाइन क्लास किए होंगे, तो आपको बताया है कि x% या जो भी y% और ये दे दे z%। ठीक है, तो मैं आपको बताया हूँ कि इन दोनों का पहले निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कि a% आया होगा, फिर a% और z% का निकाल लीजिए, तो फिर ये आ जाएगा आपको b% आ जाएगा। यही आपका एकल छूट कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है? एकल छूट कहलाता है। ठीक है,
ये बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको एकल छूट निकालना आज सिखा दिया हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राहुल को 1000 रुपये पे 15% और 20% की क्रमिक छूट मिलती है। तो भाई बात समझिएगा, और 20% का जब हम एकल छूट निकालेंगे तो हम बनाएंगे कि सर 15 + 20 - 15 × 20/100, ठीक है। तो 20 × 25 100, 5 × 3 = 15, 20 × 15 35, 35 में घटा तो सर 32, अर्थात 32% का छूट दिया गया। बस समझिए कितना परसेंट का छूट दिया गया, 32% का छूट दिया गया। तो अब हम सीधे क्या करेंगे कि 1000 का 32% निकालेंगे। तो पहला वाला में हम क्या करेंगे कि 1000 का 32% निकालेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 320 आ जाएगा, यानी कि हमको यहाँ 320 रुपये का छूट दिया गया था। अब दूसरा बात समझिए, आगे क्या बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है, यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ये किसको दिया गया था जी, राहुल है। ये पहला है राहुल, ये राहुल है, ठीक है ना, राहुल भैया है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि अरुण को 1000 रुपये पे 35% का छूट दिया रहा है। ये डायरेक्ट बोल दिया जी, अरुण है, अरुण है, अरुण है, ठीक है, जो कि 1000 पर सीधे ये 35% का छूट दे रहा है। तो 35% को ये प्रतिशत से 00 कटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 35 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 350 रुपये का ये छूट दे रहा है, ठीक है। ये तो राहुल भैया का मौज है भाई। चलिए अब श्याम जी आ गए, चलिए श्याम जी आ गए, है ना, श्याम जी आ गए, तीसरे व्यक्ति हैं श्याम जी। अब श्याम जी को कितना का छूट मिला देखा जाए। श्याम को 1200 रुपये पर 25% की एकल छूट मिलती है। देखिए जी, 1200 रुपये पर 25% का एकल छूट मिलता है, अर्थात ये प्रतिशत से 00 कटेगा। अब करिए गुना। तो देखिए गुना करने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे होता है। सीधे करिए 25 में 2 से गुना, तो 25 × 50 के 0 हासिल 5, ठीक है। 25 से कम 25, 25 × 5 30, यानी कि 300 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं चौथा पैसा। अब आगे बोल रहा है उनमें से एक और चीज़, अभी और कोई है क्या, मनिक। श्याम के बाद मनिक भी है, मनिक कितना करवाएगा ये, कोई बात नहीं है। मनिक को 1000 रुपये पर 25% और 10% की क्रमिक छूट दिया जाता है जी। तो हमको पता है सर कि 25 + 10 - 25 × 10/100। अगर हम एकल छूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। 25 × 10 = 35, 35 में से 2.5 घटा लीजिए, अर्थात 32.5% एकल छूट होगा। तो हम निकाल के देख लेते हैं। अगर हम 1000 का 32.5% निकालेंगे, आपको पता है कि 1000 का जब हम 32.5% निकालेंगे तो देखिए प्रतिशत 00 कटता, ये आता नीचे 10, ये 0 से 0 कट जाता है, अर्थात 325 आ रहा है। यानी कि इसको कितने रुपए का मिल रहा है छूट, ये 325 रुपये का छूट मिल रहा है। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे था, बात समझिएगा। तो इसको 325 रुपये का छूट मिल रहा है। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा छूट किसको मिला। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, जो क्वेश्चन बन सकता है हम पूरा बात बताएंगे आपको। देखिए आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है कि वो ऑर्डर बताइए कि किसको सबसे कम मिला, फिर उससे ज़्यादा किसको मिला, फिर उससे ज़्यादा किसको मिला, उससे ज़्यादा किसको मिला। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि सबसे कम किसको मिला छूट। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा किसको छूट मिला है, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 3 क्वेश्चन बताएं, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन बताएं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है कि उनमें से सबसे अधिक किसको मिली छूट। ध्यान सुनिएगा, तो सबसे अधिक किसको मिला है जी छूट, 350 वाला को, और 350 किसका, अरुण का। तो अरुण भैया को छूट मिला है, सबसे ज़्यादा छूट, है ना। ये ज़बरदस्ती छूट लिए थे जा करके, आपकी कितना व्यक्ति है। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो ये मेरे पास क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ये तीनों मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। आगे बोल रहा है, 1 मिनट, और ठीक है चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि ए, बी, सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, जिनमें बी, ए और सी को मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय का 3 गुना समय लेता है। बात समझिएगा, बोला है कि बी जो है ए और सी को, ठीक है, ए और सी द्वारा लगने वाला टाइम का ये अकेले 3 गुना टाइम ले रहा है। बात समझिएगा, मतलब कि ये अगर 1 टाइम लेगा तो ये 3 टाइम लेगा, बोला है, ठीक है।
अब बात समझिएगा, तो ये टाइम क्या है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर टोटल वर्क समान होता है तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी हो जाता है। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी हो जाएगा 1:3। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बोला है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले हम तीनों को मिलाएंगे, तो ए और सी मिलकर के 3 काम करता है, बी 1 काम करता है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना काम करता है एक दिन में, तो 3 और 1 4 काम करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सर टोटल वर्क जो होगा 4 गुने ये 10 है, तो 4 गुने 10 अर्थात 40 हो जाएगा। बात समझिएगा। अब इसी टोटल वर्क को कौन करेगा, बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी कितने दिनों में करेगा, अब जिससे पूछा है उससे उसके एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 1 से हम भाग दे देंगे, अर्थात 40 दिनों में बी काम पूरा कर लेगा। कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा सॉरी 40 दिनों में पूरा काम बी कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि जब टोटल वर्क समान होता है तो इफिशिएंसी के उल्टा टाइम हो जाता है, टाइम इफिशिएंसी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, उल्टा कहने का मतलब था। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपसे भाई, देखिएगा यहाँ पे बोला है कि 2500 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए एक बात बताते हैं, एसआई जो होता है, देखिए आप एसआई बराबर कितने लोग ये याद रखते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है। ठीक है, आप ये याद रखते हैं, कोई बात नहीं, आप यही याद रखिए, बाद में हम बताएंगे कि क्या होता है शॉर्ट तरीका, कोई बात नहीं। आपको प्रिंसिपल कितना दे दिया है, प्रिंसिपल देता है 2500, ये बात ध्यान रखिए, प्रिंसिपल दिया 2500 इंटू, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, जो पैसा दिया रहता है वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसको रेट कहते हैं। देखिए की राशि 8% वार्षिक दर से, ये रेट होता है पर, ठीक है, ये रेट है। ठीक है, ये 5 वर्ष है, वर्ष में क्या होता है, टाइम होता है, ये टाइम दे दिया आपने, है ना। साधारण ब्याज याद करिए, कोई बात नहीं, हमको पता है कि 2500 है इंटू रेट है 8 इंटू टाइम दे दिया है 5, अब बट्टा में कर लेंगे 100। ठीक है ना, ये 00 से 00 कट लेंगे। ठीक है, 8 × 5 = 40, 40 में आप 25 गुना करना है, तो 25 गुने जब 40 करिएगा तो 2500 का 100 हो जाता है, 2500 का 100 और एक जीरो बिठा दीजिएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 1000। लेकिन क्या भैया इसका डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बिना पेन चलाए बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, देखिए आपको पता है कि सर 8 एसआई बराबर जो होता है ना, सीधे आज के बाद याद रखिएगा आप, अगर मेरे क्लास में रेगुलर हैं तो, कि एसआई बराबर 80% होता है। एसआई बराबर क्या होता है जी, एसआई बराबर होता है 80%। आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम। ठीक है, तो आपको रेट दिया था 8 और टाइम दिया था 5, तो 8 गुने 5 करते तो सीधे उनको पता चलता है कि सर एसआई 40% है। ठीक है, अब हम 2500 का सीधे 40% निकालते हैं, यहाँ से 00 कट जाएगा, 2500 का 100 यानी कि कितना आ जाता है आंसर 1000। ठीक है, तो आज के बाद क्या ध्यान रखना है, आज के बाद एसआई बराबर ये नहीं याद रखना है हमको, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, एसआई बराबर याद रखना है 80%। हालांकि वो भी याद रखिएगा, वरना बाद में बोलिएगा कि प्रिंस सर आप तो भुलवा दिए हैं, बाद में बनेगा नहीं क्वेश्चन, तो आप ही पे गुजरेगा सब चीज़। नहीं भाई, आप याद करके रखिएगा, वरना बाद में हम पे मत डाल दीजिएगा। मेरा एक एक्स्ट्रा याद रख लीजिए कि एसआई बराबर 80% होता है। ठीक है, अब चलते आगे क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है गला में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैरियर नहीं बनेगा मेरा। चलिए क्वेश्चन है आगे कि एक बेलन के आकार में एक फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर, ध्यान से सुनिएगा, व्यास दिया है 1 मीटर। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वो त्रिज्या का दुगना होता है। डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो जब व्यास 1 मीटर दिया है तो हमको पता चला, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाइए तो आप गिवन लिखिए, हमको तुरंत पता चला कि सर आर जो है 1/2 दे दिया। क्यों, क्योंकि व्यास 1 मीटर दिया था, ये मीटर में है, कोई बात नहीं, मीटर में। चलिए आगे चलते हैं। और लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, लंबाई 1 मीटर है। बात समझिएगा, जब ध्यान से सुनिएगा, जब ये बेलन है, ध्यान सुनिएगा, जब ये बेलन है, बेलन इसी प्रकार से होगा। ठीक है, ये बेलन इसी प्रकार से होगा। ठीक, ये बेलन, ध्यान सुनिएगा, ये आपका बेलन है। ठीक है, ये खड़ा है, तो खड़ा है तो ये हाइट होता है। ठीक है, लेकिन जब ये लेट जाता है, लेट जाएगा, ये बेलन को लेटा दिया जाए, ओह सॉरी ऐसा बन गया क्या, हाँ कोई बात नहीं, हम बना देंगे इसमें भी। देखिए जब इसको हम लेटा देंगे, ध्यान सुनिएगा, जब ये लेट गया, ये लेट गया, तो क्या इसका हाइट, ये मान लेते इसका ये जो हाइट था, इसका ये जो हाइट था, ये लेंथ नहीं बन गया। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर खड़ा रहेगा तो बेलन का हाइट बराबर, लेटा रहेगा तो बेलन का लंबाई बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत,
इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये दोनों फिगर आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो इस बात को क्लियर हो गया। आपका हाइट बोले या लेंथ बोले तो वो एक तरीके से क्या होता है, हाइट होता है। तो हम लिख लेते हैं कि हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है आपका, हाइट दिया है, बोला है कि 1 मीटर है। कितना मीटर है जी, 1 मीटर है। अब आगे बोला है कि यदि रोलर को लुढ़कने की गति 15 चक्कर प्रति मिनट है, मतलब रोलर जो है लुढ़क रहा है, वो रोलर जो लुढ़क रहा है, ध्यान सुनिएगा, वो है एक मिनट में क्या है जी, एक मिनट में 15 चक्कर लगा दे रहा है। कितना चक्कर, 15 चक्कर। वो जो रोलर आप देखे होंगे आपका सड़क बनाने के लिए काम आता है, वही रोलर है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो अब ध्यान सुनिएगा आगे क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है तो वह अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करें जिस पर वह 1 घंटे में लुढ़क सकता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये मान लीजिए कि एक तरीके का ये बेलन है, ये रोलर ही है एक तरीके का, बात समझिएगा। तो ये लुढ़कता है तो ऐसा लुढ़कता है, देखिए ये ऐसा लुढ़क रहा है। तो ये लुढ़क रहा है तो ये क्या कर रहा है, हम ये लुढ़का रहे हैं तो क्या है, ये लैटरल सरफेस एरिया है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी बेलनाकार कोई भी चीज़ लुढ़केगा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या निकालते हैं हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ध्यान सुनिएगा। तो अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सर होता है 2πr/h, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि सर 2πr/h, ठीक है। तो एक बार लुढ़केगा तो इसमें हो जाएगा सर 2 गुना पाई का मान सर बोला है 22/7 लेने के लिए, इंटू आर का मान सर 1/2 दे दिया है, कोई बात नहीं, इंटू एच का मान सर 1 दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान सुनिएगा, हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, ये एक बार लुढ़कने का आया, बात समझिएगा। ये बोला है कि ये एक बार लुढ़कने का इतना एरिया आया, ये जो एरिया है मेरा वो एक बार लुढ़कने का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, हम अब इसमें क्या करते हैं, 15 से गुना कर देते हैं। किस लिए, ताकि ये पूरा 1 मिनट का आ गया। अब यहाँ तक क्या आ गया, 1 मिनट का आ गया, ठीक है, ये 1 मिनट का आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा 1 मिनट का आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्या बोला है, जिस पर वह 1 घंटे में लुढ़क सकता है, वो बोला है कि 1 घंटा लुढ़काइए आप। तो 1 घंटा लुढ़काने के लिए आप क्या करिएगा, 60 से गुना करिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा में लुढ़का हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया आएगा मेरा 1 घंटा में लुढ़का हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका 1 घंटा में वो बेलनाकार जो भी है और रोलर है कितना वो एरिया कवर करेगा वो सब आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। ये जो आंसर आएगा अप्रॉक्स में आएगा, मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आपका कैलकुलेशन कैसा है। ये बात हम बेलन से संबंधित आपको लिखे हुए थे कि बेलन से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ताकि बेलन का क्वेश्चन आए तो आप छोड़े नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। वॉल्यूम सबसे पहले बेलन के याद रखिएगा, πr² होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है 2πr/h होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2πr × r+h होता है। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, SSCGD में कोई बड़ा सा ब्रह्मास्त्र नहीं आने वाला है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फार्मूला से। अब फार्मूला से आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको सिर्फ आपको देखना है क्या क्या दिया है, उसके बाद आराम से बन जाएगा। देखिए आप क्या करना है, आपको पता है कि सर यहाँ पे कितने वेरिएबल, सबसे पहले आप वेरिएबल पता तो है कि वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले ये बात को समझिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज़ हमेशा हम जिक्र करेंगे। कांस्टेंट, बात समझिएगा, वेरिएबल वो चीज़ होता है जो बार बार बदलता है, जिसका मान बार बार बदले। जैसे हम वॉल्यूम का वेरिएबल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इस बात को समझिए, कभी वॉल्यूम छोटा होता है, कभी वॉल्यूम बड़ा हो सकता है ना, इस कारण से। रेडियस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कभी त्रिज्या आप देखे होंगे 2 सेंटीमीटर, कभी 7 सेंटीमीटर, कभी 14 सेंटीमीटर हो जाता है, तो बदलते रहता है। अब देखिए एज को भी वेरिएबल बोलते हैं, कभी हाइट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, कभी 5 सेंटीमीटर, कभी 8 सेंटीमीटर, इस कारण से हम इसको वेरिएबल कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब पाई को हम कांस्टेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि पाई का मान फिक्स्ड है, 22/7 या 3.14 यही होता है, इस कारण से इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। 2 का 2 ही कहेंगे, कहीं पे भी 2 ही यूज़ करेंगे, इस कारण से कांस्टेंट कहेंगे। प्लीज ओके, चलिए अब ध्यान सुनिएगा। अब क्या है आपका, इस बात को समझिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए जी, कोई भी फार्मूला जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में से क्या करता है, 2 का वैल्यू आपको दे देता है और तीसरा आपसे पूछ लेगा कि तीसरा का मान बताइए।
ठीक है। जैसे r और h का वैल्यू दे देगा तो v पूछ लेगा, जो v और r का दे देगा तो h पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 तीन चीज हुआ ना, ये 3 में से फिर 2 का वैल्यू देगा, तीसरा पूछेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये एक में ही माना जाता है। यहाँ पे देखिए 2 और ये तीसरा, ये 3 में से 2 का वैल्यू देगा, तीसरा पूछ लेगा। इस बात का एकदम पुख्ता सबूत आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस में मिल जाएगा। आप जाकर के पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाइए, आपको वहाँ पे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखिए आप क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। देखिए एक और बात, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप खुद से पहले सॉल्व करें क्वेश्चंस को, फिर आप मेरा वीडियो आगे बढ़ाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित समीकरण में वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। कोई बात नहीं, एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन जो है हम अच्छा से लिख देते हैं। लिखा है 4 + 1/6 इंटू, ये ब्रैकेट बड़ा वाला है, ये कर्ली ब्रैकेट है, बोला है -12 इंटू 24 -12 -4, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, डिवाइड बाई ये 20, ठीक है, 20 के बाद -4 स्मॉल ब्रैकेट बंद, इस टाइप से। चलिए जी ध्यान सुनिएगा, अब इसको हमें सॉल्व करना है कि क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले हम बता दें कि जब आपको सॉल्व करना हो इस तरीके से तो आपको याद होगा बोर्डमास का रूल। कौन सा रूल जी? बोर्डमास का रूल, बोर्डमास। अच्छा ध्यान सुनिएगा, अब बोर्डमास में क्या होता है कि सबसे पहले सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं, यानी घटाव का काम करते हैं, फिर एडिशन का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक मिनट, मैं गलत बता रहा हूँ जी, लठ ही गया हूँ, सीधे गलत बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी, ध्यान सुनिएगा, क्या करिएगा जो उसमें हो जाता है। देखिए ये क्या है, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, एक ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप इसका काम करेंगे, दूसरा बार इसका काम करेंगे, तीसरी बार इसका काम करेंगे, ठीक है। फिर ओ फॉर ऑफ का काम करेंगे, हिंदी में लिखा रहता है का, इसका काम करिएगा, ठीक है। फिर डी फॉर डिवाइड का काम करिएगा, ठीक है। फिर एम फॉर मल्टीप्लाई का काम करिएगा, फिर ए फॉर एडिशन का काम करिएगा, फिर एस फॉर सब्सट्रैक्शन का काम करिएगा। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, चलिए ले लीजिए, हो गया, चलिए ठीक है, ले लिया। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये अब यहाँ पे ये बात समझने के बाद ये बोर्डमास ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम यहाँ पे, देखिए 20 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे है 16 डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड बाई है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 12 में 24 में से ये सीधे 12 -12 है, -4 है, तो -16 हो जाएगा ये पूरा। देखिएगा तो ये -16 है, तो आपको पता है कि 24 में से -16 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे है गुना, कितना हो जाएगा जी, गुना, और यहाँ पे कितना है, -12 है, कितना है, -12 है। तो हमको पता चलेगा कि 8 में से जब हम, एक मिनट, ये ब्रैकेट में है क्या, ब्रैकेट में थोड़ा सा लाइट लग रहा है इस पर, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, -12, एक मिनट सॉरी, और एक मिनट, थोड़ा सा लाइट लग रहा है ना, इस कारण से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है देखने में। 20 में से 4 घटा तो 16 डिवाइड बाई 12 में से 4 घटा तो 8, ठीक है, ये 12 4 16, इसमें से 24 घटा तो ठीक है, यहाँ पे 12 है, कोई बात नहीं दिख रहा था हमको, -12, ठीक है, लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये बंद है, ये कहाँ पे, ये बंद है, चलिए हो गया है काम। अब यहाँ पे आते हैं, ये गुना है, ये कितना है जी, 1/6 है, प्लस है 4 है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करिएगा, 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए तो -12 और ये क्या है, गुना 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 वाट 96। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करने के लिए हम बताएं आपको, तो ये हो जाएगा 12 वाट 96। ध्यान सुनिएगा, तो ये 1/6 इंटू 96 है, ठीक है, और डिवाइड बाई 16 है, ये 96 जो है माइनस में, तो देखिए 16 छक 96, ये कितना आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, ये -6 आ जाएगा, ये आ गया आपका -6। अब 6 से 6 काटिएगा तो ये आ जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा, 4 - 1, अर्थात मेरा जो आंसर आया वो 3 आया, 3 है ऑप्शन सी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। देखिए ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन है, बस इतना बात को ध्यान रखिए कि बोर्ड मास का रूल जो हम बताए हैं वो बोर्ड मास का रूल ध्यान में रखिएगा। वो थोड़ा सा जहाँ क्वेश्चन था वहाँ पे लाइट लग रहा था हमारा, ठीक है। चलते हैं हम आगे, ध्यान सुनिएगा। अभी 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। 12 नंबर है
कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 9:11 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना। कोई बात नहीं, ध्यान सुनिएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, बोला है कि संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है तो 10 हम जोड़ देते हैं दोनों संख्याएं में। ठीक है, तो अब ये अनुपात जो हो जाता है ये 9:11 हो जाता है। तो लिख देते हैं 9:11। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक और बात, आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिए। बेसिक भी आता है, आप लोगों को पता है कि सर आप बेसिक जब आप बनाने जाइएगा आप लोग तो ऐसे करते हैं कि सर हम मान लेते हैं कि 2x है और ये 3x है, इसमें हम 10 जोड़ देते हैं, इसमें भी हम 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात जो बन जाता है मेरा 9/11 आ जाता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 11 दूना 22x प्लस 11 दहा के 110 बराबर ये 9 तिया 27x प्लस 9 दहा के 90। ठीक है, अब ये क्या करता है 27x इधर है तो इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x, इधर आइए तो 20x। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आपका आ गया 4। अब ध्यान सुनिएगा, जब x का मान 4 आ गया यानी कि पहली जो संख्या थी मेरा ये जो 2x था और यहाँ पे 3x था, अर्थात 4 दूना 8 आ गया, यहाँ पे चढ़ती 12 आ गया। अब इनका योग पूछा था तो 12 और 8 20 हम मार देते हैं सर संख्याओं का योग। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। लेकिन आप इस तरीके से बना सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं बना सकता है, बहुत लंबा मेथड है, ऐसा नहीं है। आप बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा उस पर काम करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इसमें 10 जोड़ दिया गया तो 10 इसमें जोड़िए 10 इसमें जोड़िए तो ये 9:11 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होता है इस बात को समझिए, इसको इसमें सबसे ऊपर को सबसे नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करें। ठीक है, इसको इसमें तो देखिए 11 दूना 22 है और ये 9 तिया 27 है, इनका डिफरेंस करिए। देखिए ध्यान से, इसका मान आया था 27 गुना करने पे, इसका मान आया था 22। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो 27 और 22 का अंतर आ गया 5। अब 5 को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम कि इसको गुना करेंगे इसमें इससे, इसमें इससे, तो 11 दहा के 110 और 9 दहा के 90। अब दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे ये आया था 11 दहा के 110 और 9 दहा के 90, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20। यहाँ पे भी डिफरेंस लिए, वहाँ पे डिफरेंस। अब एक का वैल्यू कितना गया 4। जब एक का वैल्यू 4 आ गया तो ये 2 का वैल्यू 8 आ जाएगा और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का योग तो 12 8 20 आ जाएगा, ये हो गया। अगर इनका अंतर पूछता तो क्या बताते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये योग हो गया 20। पहले यहाँ तक समझिए, उसके बाद हम बताएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बात समझिए, मैं बहुत तरीके के क्वेश्चन बताऊँगा आपको। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इनका योग बताइए। ठीक है, इनका अंतर बताइए, छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए कितना क्वेश्चन बना दिया, 4 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपसे पूछता कि छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या मेरा 8 हो जाता है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 12 हो जाता। अगर हमारा अंतर पूछता तो 12 और 8 का अंतर 4 हो जाता। योग पूछा था तो 20 हो गया था। कोई दिक्कत? इस बात को अपने जब नोट्स, आप जब ये नोट्स बनाइएगा, एक और बात, ये कॉपी जो है आप लगातार पहले वीडियो से लेकर के 40 वीडियो तक देखिए। अगर आपका मैथ ठीक नहीं हुआ तो आप आकर के कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि प्रिंस सर हम आपसे पढ़े हैं फिर भी मैथ हमारा अच्छा नहीं हुआ। हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए, उसका रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, उतना ही से आपका मैथ एकदम बेटर हो जाएगा। 20 में 20 करके चलाइएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बहुत सारे बच्चों का आया, आपका भी आया, ध्यान सुनिएगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें मिलेगी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि ई 5600 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ महीने के बाद बी 6400 रुपए की पूंजी के साथ इसमें शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी शुरुआत से कितने महीने के बाद शामिल हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन आएगा इसमें एकदम तोड़ के ममोड़ के रख देंगे हम आपके सामने, आप बस निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है। सबसे पहले इस बात को समझिए, ये जो है ये कंसेप्ट है पार्टनरशिप का। किसका है जी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में होता क्या है कि इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं जैसे लिखता हूँ बस वैसे ही लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। आप जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस रेशियो में प्रॉफिट होता है जब टाइम समान होता है। ये सब बातें बताऊंगा मैं आगे चल के। क्वेश्चन जैसा जैसा मिलते जाएगा उसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम देते चलेंगे।
ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर जो होता है वो प्रॉफिट होता है। अब हमको पता है इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट पूरा मत लिखिएगा, रेशियो लिखिएगा प्लीज। तो यहाँ पे जब चलिएगा तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिखने चलेंगे तो यहाँ पे बोला है कि ये 5600 रुपये लगाया, ये 64 + 100 लगाया है, तो 8 काटिएगा तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टमेंट 7:8 के रेशियो में लगाया है ए और बी, ये ए लगाया है और ये बी लगाया है, बात समझिएगा। अब टाइम का रेशियो देखिए, टाइम का रेशियो क्या है, बोला है यहाँ पे देखिएगा कि ए ने 5600 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ महीनों के बाद बी 6400 रुपये पूंजी के साथ इसमें शामिल हो गया कुछ महीनों के बाद। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो पहला वाला को अर्थात ए को मान लेते हैं कि ये पूरा महीना अर्थात 12 महीना वो लगाया था, पूरा साल पैसा ये लगाया था 12 महीना के लिए। अब हम जब आगे चलेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो इसका पैसा होगा ये टी टाइम के लिए लगा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये टी टाइम के लिए लगा होगा, ठीक है ना, पैसा तो नहीं लगा होगा, क्या 12 - टी टाइम के लिए नहीं लगा होगा। तो हमसे पूछा है नहीं वाला, तो टी जब निकलेगा तो इसमें से घटा लेंगे, नहीं लगा होगा, बात समझिएगा, नहीं लगा होगा, ये वाला हम बाद में घटा लेंगे, यही मेरे को करना है, ठीक है। अब चलिएगा ध्यान से, अब चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है कि बोला है कि प्रॉफिट का रेशियो 3:2 हो जाता है, तो हम लिखेंगे 3:2, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हमको पता चला कि सर यहाँ पे बरसते 84 है, क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, हम क्या बताएं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 7 × 12, ध्यान से सुनिएगा, 7 × 12 बटा 8 × टी बराबर ये 3/2, कितना कह सकते हैं 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो ये देखिए 2 × 4 = 8 कटता है, ठीक है, ये 4 × 3 = 12 कटता है, ये 3 से 3 कटता है, अर्थात टी यहाँ जाएगा तो टी का मान जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि बी जो है 7 महीना के लिए पैसा लगाया है। देखिए अगर जल्दीबाजी करिएगा तो तुरंत यहाँ पे 7 मार के आप निकल जाइएगा, 7 मंथ। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि क्वेश्चन बोला है कि बी शुरुआत से कितने महीने के बाद शामिल हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमको पता है कि जब सर 7 महीने के लिए पैसा लगा दिया तो कितना महीने के लिए नहीं लगाया, तो 12 में से 7 घटा लेंगे, अर्थात 5 महीने के लिए पैसा नहीं लगाया, तो मेरा आंसर 5 मंथ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। एक और बात, इस टाइप का क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है, कितना महीने के लिए लगाया और कितना महीना के लिए नहीं लगाया, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या मिलता है। 9 नंबर बोला है कि एक स्टेडियम की बैठने की क्षमता 45% बढ़ा दी गई है, ठीक है। टिकटों की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, तो उसके बाद राजस्व संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब कि एक स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट मैच, फुटबॉल कुछ भी चल रहा है, उसमें क्या हुआ है कि उसका स्टेडियम में 45% बैठने की क्षमता बढ़ा दी गई है। तो आपको पता है कि सर 45% का मतलब होता है 9/20, यानी कि पहले अगर 20 आदमी बैठता था तो अब 20 में 9 बढ़ गया, अर्थात 29 आदमी बैठ रहा है, कोई दिक्कत। अब जैसे ही आगे बढ़िएगा तो लिखा है कि टिकटों की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई, मतलब टिकट पहले जितना में मिलता था, ध्यान सुनिएगा, टिकट की कीमत में 20% की बढ़ोतरी का मतलब होता है कि ये क्या हो गया 1/5, यानी कि पहले टिकट 5 रुपये का मिलता था तो अब 6 रुपये का मिल रहा है। तो बताइए स्टेडियम वाला का कमाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। स्टेडियम में जो भी मेंबर बैठे हुए हैं या स्टेडियम जिनका भी है उनको कमाई बहुत अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चला कि 20/5 यानी कि स्टेडियम वाले पहले 100 रुपये कमाते थे, तो अब 29 × 6 कमाते हैं, अर्थात 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12, 12 × 5 = 17, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो स्टेडियम वाले को कितना वृद्धि हुआ, 74% का वृद्धि हो गया। क्यों, क्योंकि हम करते 74/100 × 100 करते, ये 100 से 100 कट ही जाता है, अर्थात 74% का वृद्धि हुआ। कभी भी 100 से जितना भी आगे जाए वो डायरेक्ट उतना ही बता दीजिए कि उतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाद में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि इनिशियल और फाइनल राजस्व में क्या अनुपात रहा। तो इनिशियल है 100 और फाइनल है 174, इसको काट लीजिएगा, जो काट करके एकदम सिंपल फॉर्म आएगा वही उसका राजस्व का अनुपात आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन है x3 जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके है, x³ - 8 है, ठीक है।
वहाँ पे लिखा है x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8, ठीक है। और ये है x³ माइनस 4x² प्लस 4x। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बच्चे देख करके घबरा जाते हैं कि सर हम तो अलजेब्रा पढ़े नहीं हैं। कोई बात नहीं है, अलजेब्रा का तो आपके पास SSJD में कोई ब्रह्मास्त्र नहीं पूछता है। हम आपको बताते हैं आज ऐसा तरीका जिससे आप एकदम निश्चिंत हो करके ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा। अपने मन से x का मान कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी। देखिए ध्यान से, अब बोलेगा कि सर 1 मान लें। देखिए 1 मानिएगा तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव कभी भी एलसीएम देखे नहीं है तो थोड़ा सा संभल के मानिए। अगर यहाँ पे 2 मानेंगे तो 2 का क्यूब, x का मान अगर 2 मानते हैं तो 2 का क्यूब करेगा तो 8, 8 में से 8 घटेगा तो 0 आ जाएगा। कभी आपको एलसीएम किसी चीज़ का या फिर एचसीएफ 0 दिखाई दिया है? नहीं दिखाई दिया, अर्थात गलत मान रहे हैं। अब उससे ज़्यादा मानिए, अर्थात x का मान हम 3 मान सकते हैं। x का मान कितना मानिए? 3। अब हम 3 मानेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 में से 8 घटाएंगे तो ये मेरा मान आ गया 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3, 3 का क्यूब 27, 27 ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 छक 54 प्लस यहाँ पे देखिए तो 12x तो बढ़ते ही 36 हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे करिएगा एक और बात, इसको पूरा फॉर्म को तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा ये सर 27 माइनस 54 प्लस 36 माइनस 8 तो 54, 8 हो जाता है 62 और 27 और 36 हो जाता है 63। 63 में से 62 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आप अपना करते रहिए कैलकुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला x³। अब x³ करिएगा तो ये देखिए 3 का क्यूब करिएगा तो 27 माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, 9 चौका 36 हो जाएगा प्लस और ये 3 करिएगा तो 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा तो 27 और 12 कितना होता है? 27 प्लस 12 होता है। देखिए हम क्वेश्चन यहीं से बना लेते हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं आगे। 7 2 9 2 1 3 39, बात समझिएगा। अब 39 में से 36 घटेगा तो आ जाएगा 3। अब ध्यान से सुनिएगा जी, आ जाएगा 3, आ जाएगा 3। अब क्या है? अब क्या है? देखिए हम चाहते तो यहीं पे क्वेश्चन बना दिए रहते। अब क्या है? आपको क्या है कि 19, 1 और 3 का HCF निकाल देना। किसका पूछा आपसे? महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF पूछा है तो आप इसका HCF निकाल दीजिए। अब बताइए कोई भी चीज़ में जब 1 आ जाता है तो उसका HCF क्या होता है? 1 ही होता है। तो कभी भी ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने जाइएगा जहाँ पे 1 दिखे तुरंत 1 देखिए कि कहाँ पे आएगा। हम यहाँ पे 1 देख लिए तो अर्थात 1 हम देखते आंसर कहाँ पे आ रहा है। तो अब देखेंगे हम x का मान 3 रख करके कहाँ पे आ रहा है। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जा रहा है, ये नहीं होगा। 3 में से 2 घटाएंगे ये हो जाएगा। 3 में से माइनस आ रहा है, 3 में से माइनस है, -1 हो रहा है, अर्थात मेरा आंसर बॉम्बे हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते हैं हम आगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आज के बाद आप ऐसे ही बनेगा। अगर हमसे एलसीएम पूछता तो एलसीएम सर जी हम ऐसा ही बनाते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं और ऑप्शन में हम सेटिस्फाई करवाते हैं x का मान रख करके। ये बात को एकदम ध्यान रखिएगा, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, मैं आपको एकदम लड़ना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ध्यान सुनिएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, गलती से भुला गया है। एक और बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी हम करवाए हैं। आपसे एक आग्रह निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप देखिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपका जॉब लग जाए, सर अच्छा कंटेंट दें। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो को जितना हो सके अपने सहपाठी के पास शेयर करें ताकि हमको भी लगे कि हाँ मेरा वीडियो बच्चों तक पहुंच रही है, बच्चा लोग देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम से करना ही है कमेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार आप देखिए, पक्का समझ में आएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सब बात बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो एकदम चलते हैं और लाइक सब्सक्राइब कमेंट एकदम करते रहिएगा ताकि हमको भी लगे कि नहीं मेरे बच्चे लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी मेहनत करना है। इससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको हम पढ़ाएंगे, अच्छा बात बोलेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, इसी प्रकार से हमें भी मोटिवेशन चाहिए आपसे। तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाइएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट ला करके आपको पढ़ाते रहें, ठीक। बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को x रुपये में खरीदता है और x% की हानि पर उसे 21 रुपये में बेच देता है, तो x का मान क्या होगा, इस बात को बताइएगा। ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति है जो x रुपये में कोई वस्तु को खरीदता है, ठीक है, और x% की हानि पे क्या बोला है? x% की हानि की, यानी कि 100 माइनस x बटा 100 पर बेच देता है। ऐसे नहीं करेंगे जी, ये बराबर हो जाएगा किसका? और उसे 21 रुपये में बेच देता है, तो ये 21 के बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अब जब हम काटेंगे यहाँ से करेंगे तो x इंटू 100 माइनस x का जो वैल्यू होगा, ध्यान सुनिएगा, ये आ जाएगा 2100। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 30, यहाँ पे लिखा है 70।
तो यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70, तो आ जाएगा मेरा से 17 की इक्कीस यानी कि, और 17 की इक्कीस यानी कि 2100। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, आगे चलकर ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे क्यों किए हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे जुड़ता है, लॉस होता है तो यहाँ पे घटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि 100 में ही जुटता घटना, अगर जुटेगा तो प्रॉफिट हो जाता है, और 100% में जब कुछ घटता है तो उसका लॉस हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इस बात को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। देखिए जी, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक अगर इसका महत्तम समापवर्तक 1 मान लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक 24 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तगड़ा है, आप चाहें तो पॉज करके आप बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है, यहाँ तक हो गया है। उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 400 है, अर्थात जो 24 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 25, और यही 25 का वैल्यू मेरा 400 दे दिया है, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 16। बात समझिएगा, जब 1 का वैल्यू 16 आ जाएगा अर्थात मेरा HCF आ जाएगा 16 और LCM आ जाएगा 24 × 16, ठीक है। LCM कितना आ जाएगा 24 × 16। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, ध्यान सुनिएगा, कि जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है, क्या बोला कि जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है। एक और बात, यानी कि वो संख्या देने वाला है। अब देखिए एक और बात, संख्या देने वाला, अब आगे बढ़ लेते हैं। जब 6 से विभाजित किया जाता है तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर विभाजित करता है तो उसको कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं जी, भाजक, ठीक है, भाजक। विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 आता है, ठीक है। भागफल मेरा कितना दे दिया, 7, ठीक है, और शेषफल 6 प्राप्त होता है, अर्थात वो संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा जी, तो संख्या होता है कि भाज्य बराबर, संख्या वही ना होगा, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है कि भाजक गुने भागफल, ठीक है, प्लस शेष। अब हमको पता है कि सर भाजक दे दिया है 6, भागफल दे दिया है 7 और शेषफल दे दिया है फिर यहाँ पे 6, देख लीजिए इस बात को, ये दिया है 6, तो सच्छक 42, 6 48, अर्थात सर मेरे पास जो एक संख्या दे दिया है वो पहली संख्या 48 दे दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, दी गई दो संख्याओं के योग के अंकों का योग ज्ञात करिए। दी गई दो संख्याओं के अंकों का योग पूछ रहा है हमसे, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। हमारे पास पहली संख्या 48 आया है, तो हम एक बात और जानते हैं कि सर अगर ये मिटाते हैं जी, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए ताकि आपको आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए हम जानते हैं कि सर एक कंसेप्ट होता है, एक फार्मूला होता है कि LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM सर मेरा 24 × 16 है, HCF सर 16 है, पहली संख्या सर 48 है, तो दूसरी संख्या को हम B मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम सोड़तियाँ ही 48 काट लेते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24, अर्थात 16 × 8, तो 16 8 28 से होता है, इस बात को याद रखिएगा। 16 8 28 से हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, तो अब इनका अंकों का योग पूछे आपसे, कोई बात नहीं, हम योग बताएंगे बाद में, पहले हम बता दें कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। फिर पूछता कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। उसके बाद पूछता कि इनका योग बताएं, उसके बाद पूछता कि इनका अंतर बताएं, ठीक है। उसके बाद पूछता कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो बताइए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो बताइए। देखिए कितना क्वेश्चन कर दिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसलिए हम इतना प्रेम से बता रहे थे। इतना लेंदी क्वेश्चन है फिर भी मैं आपको प्रेम से बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है आपको कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और एक आपको LCM × HCF बराबर A × B होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो अब आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए, तो हमको पता है कि अंकों का योग क्या करेंगे, तो 8 2 10 और 1 11, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 4 15, 15 8 करेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा जी, 15 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में कम दिख रहा है, क्या बोला है ये कि दी गई दो संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करिए। अच्छा, दी गई दो संख्याओं के अंकों के योग,
ये दो अंकों की संख्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो 8 4 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। अगर पूछता है कि दी गई 3 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग बताइए, तो 8 2 10 और 1 11 हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन एक बार और देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है ना। क्वेश्चन है आपका कि दी गई दो संख्याओं के अंकों के दी गई दो संख्याओं के योग के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो दी गई दो संख्या हमको पता चला कि सर एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या हमारे पास आ गया था 48 है। इनका योग करेंगे तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 12 4 16 170 176 है। इनके अंकों का योग करेंगे तो सर 7 6 13 13 1 14, ठीक है। सॉरी इसका आंसर 14 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिए, 12 नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग बताइए, तब आंसर आता है 8 4 12। या फिर ऐसा आता है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग बताइए, तो भी आता है 12। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 3 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग बताइए, तो मेरा आंसर आ जाता है 8 2 10 1 11। अगर क्वेश्चन पूछता कि दी गई अंकों में से बड़ी संख्याओं का अंकों का योग बताइए, तो भी 8 2 10 1 11 होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यदि एक संख्या यदि एक 9 अंकीय संख्या है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है जी, 10 39 M 8 3 7 N 72 से विभाजित है, तो N स्क्वायर माइनस M डिवाइड बाई 4 का मान ज्ञात करें। कोई बात, सबसे पहले सर बोला है 72 से विभाजित है, तो 72 से विभाजित होने के लिए 8 से विभाजित होना होगा और 9 से विभाजित होना होगा। 8 से विभाजता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाता है, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल बताते हैं कैसे, ध्यान सुनिएगा। जैसे हम 0 32 लिख लिए, क्या ये 3 अंक ये देखिए, ये अंतिम 3 अंक है, 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा, 0 तो कट ही जाएगा, ये 32 भी कट जाएगा, अर्थात ये संख्या भी कटने वाला है। अगर हम बोलते हैं 0 132, देखिए यहाँ पे ये 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 5 2 नहीं कटेगा, अर्थात ये संख्या नहीं कटेगा। ये अंतिम 3 अंक देखा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोला है 9 से। 9 का विभाजता का नियम क्या होता है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। क्या बताएं हम कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। मेरे भाई इस बात को समझिए, बहुत ज़रूरी है। अब हम एग्जांपल बताते हैं, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगा? तो सर 4 2 6 2 8 8 आ रहा है सर, ये 9 से नहीं करता है, 9 का पहाड़ा में नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। सर 2 4 6 3 9 ये कर दिए। सर 4 2 6 3 9 ये होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 9 के पहाड़ा में आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि ये होगा कि नहीं। 2 4 ये होगा, ये भी होगा, क्यों? क्योंकि 9 के पहाड़ा में 18 आता है। हो गया, इस बात को समझ रहे होंगे। तो इस बात को समझने से पहले समझ गए हैं। अब इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, यही बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही सीखने वाली चीज़ें हैं। अब ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं, बोला है 72 से विभाजित। हम क्या बताएं, 72 के लिए क्या क्या जरूरी है? 8 जरूरी है और 9 जरूरी है। 8 जरूरी है, 9 जरूरी है, तो सबसे पहले हम 8 के लिए ये देखेंगे लास्ट का, ठीक है। पहले 8 वाला काम करते हैं। तो सर 8 चौका 32 5 और यहाँ पे 6 रखेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि सर इन का मान जो होगा वो 6 होगा। इन का मान कितना हो जाएगा? इन का मान 6 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इन का मान 6 हो गया, तो अब हम जोड़ लेते हैं कि इनका अंकों का योग 9 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे। सर 9 तो कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे 3 और 3 6, ठीक है। 6 6 12, 12 और 7 19, ठीक है। 19 के बाद 9 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, 19 8 27, यानी कि m का मान 8 रख लीजिए। m का मान कितना आ गया? 8, 19 8 27। अब यहाँ पे करिएगा तो 8 का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, m का मान मेरा 8 आ गया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे m का मान 8 आ गया, n का मान 6 आ गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, कोई बात नहीं, आप बना लीजिए। आपसे पूछा है n स्क्वायर माइनस m/4, कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। m यानी कि 8 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा। n का मान 6 है, तो 6 घटा लीजिए, अब बट्टा 4 कर लीजिए, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 64 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, बट्टा 4 करिए। ये नहीं कटता है जी, कुछ गलती कर दिए क्या हम कहीं पे? ओ भाई कहीं गलती करते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, कहाँ गलती की है देखने दीजिए अब हमको।
देखिए यहाँ पे हमको पता है n का मान 6 होगा, बहुत अच्छा है। ये 72 है तो 9 से कटना चाहिए, 9 का विभाज्य करने में हम आपको बता दिए हैं। ये सही लिखे है ना, 1039 M8376 अब हो गया। ठीक है, हम एक बार और कर लेते हैं, 1039 M8376 है। ठीक है, पता नहीं 6 को लिए कि नहीं लिए, ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो 8 और 1 9 कट गया, ये 9 का 9 कट गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 7, 1 मिनट, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 3 10, 10 और 8 10 है ना, 10 और 8 18, यानी कि m का मान 8 आ रहा है। अब हमसे पूछा है कि n स्क्वायर माइनस m/4, ये क्यों नहीं बन रहा है? तो n स्क्वायर का मान, n का मान हमारा, अच्छा n स्क्वायर बोला है ना, तो n का मान जो ठीक तो है जी, n हम गलती कर दिए, सॉरी n स्क्वायर माइनस m/4 उल्टा रख दिए थे। तो n का मान मेरा रखा हुआ है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस m का मान है 8, 8 घटा देते हैं, बटा 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 में से 8 घटाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 26, 26 नहीं 28, 28 8 36, ठीक है 28 बटा 4 यानी कि 7, 7 कहाँ पे, यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है? वो छोटा सा गलती हुआ था, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जब आगे चलिएगा तो एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको परेशान करके रख देगा एकदम। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, बना करके आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्वेश्चन में दम। आप वीडियो पॉज करिए, अभी इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, जैसे ही वीडियो पॉज करके आप रिटर्न आएंगे तो हम फिर से मिलेंगे आपको। ठीक है, अब चलते आगे। देखिए बोला है कि रेलगाड़ी ए को विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ध्यान सुनिएगा, रेलगाड़ी ए, वेट चलिए, रेलगाड़ी ए को विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ तक पहले लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है। बी जो है, बी की जो डिस्टेंस दिया गया है वो सॉरी उसकी लंबाई दिया गया है 300 मीटर है। ठीक है, और उसका स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी क्या है इस बात को ध्यान रखिएगा, ए का कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए की रेलगाड़ी का स्पीड जो है हम एस मान लेते हैं और लेंथ जो है, लेंथ को मान लेते हैं एल। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। आगे बोला है कि आगे रेलगाड़ी ए को 500 मीटर लंबी स्थिर रेलगाड़ी सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। यहाँ से ध्यान सुनिएगा, स्थिर रेलगाड़ी बोला है, मतलब रुका हुआ रेलगाड़ी है, यानी कि सी का कुछ अपना स्पीड नहीं है, लेकिन अपनी डिस्टेंस है, यानी कि उसकी अपनी लंबाई है 500 मीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पार करने में 30 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी ए की लंबाई ज्ञात कर। देखिए ए की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ए ऐसा रेलगाड़ी है जो कि बी को भी पार कर रहा है, ए ही ऐसा रेलगाड़ी है जो कि सी को भी पार कर रहा है। तो क्या ए की जो स्पीड होगी दोनों जगह समान होगी? जब दोनों जगह समान होगी तो हम क्या कर लेंगे कि स्पीड दोनों का इक्वल कर लेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा बात बता देते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी जानना है आपको कि कभी भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो हमेशा डिस्टेंस जोड़ती है। डिस्टेंस क्या होता है जी? हमेशा डिस्टेंस जोड़ती है, चाहे वो विपरीत डायरेक्शन में हो चाहे वो सेम डायरेक्शन से, ये विपरीत हुआ और ये सेम डायरेक्शन में हो, तो वो हमेशा डिस्टेंस जोड़ेगी। तो ये याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा जोड़ेगी। अब रहा बात स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में बता देते हैं। देखिए अगर सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड घटती है, जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड जुड़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 3 बात बताए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बोले हैं कि अब क्या करना है कि स्पीड बराबर स्पीड करना है। ठीक, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमको पता है, पहला बात ये पता है, पहला बात सर ये पता है हमको, ठीक है, कि रेलगाड़ी ए अपनी विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है। तो हमको पता है कि सर टाइम बराबर जो होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है।
ये टाइम बराबर क्या होता है जी, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो सर टाइम जो लगा है वो 15 सेकंड लगा है, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 36 ध्यान सुनिएगा यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से ये गुना करते हैं, 18 × 36 है 5 × 10, 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसका क्या, रिलेटिव स्पीड, ध्यान सुनिएगा, इसका सॉरी रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, बी का स्पीड, बी का स्पीड कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम मान लेते हैं कि पहले डिस्टेंस एल लंबाई होगा उसका, ठीक है, ट्रेन ए की, प्लस में 300 दिया था बी की लंबाई बटा इसका स्पीड क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसका स्पीड एस है और प्लस बी का जो स्पीड हो गया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि 10 आ गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15s हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, ये 15s, ठीक है ना, एस बराबर 15s प्लस 150 बराबर एल प्लस 300, है ना जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15s बराबर हो जाएगा एल प्लस 300 बटा एल प्लस 300 माइनस 150, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 150। तो सीधे याद रखिएगा, सीधे यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, एल प्लस 150, कितना कर सकते हैं जी, एल प्लस 150, ठीक है। और ये ध्यान से सुनिएगा, तो एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये एस बराबर हो जाएगा, ये देखिए एस बराबर यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं कि एक एस बराबर जो आया मेरा एल प्लस 150 डिवाइड बाई 15 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरा। इस बात को आप समझ के रखिए प्लीज़, इस बात को समझिए, बहुत ज़रूरी है समझना आपको, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये इक्वेशन फर्स्ट आया, मतलब ये ए से और बी से जो बात निकला वो वाली ये बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बी से अब सी से निकालते हैं बातों को, ये बातों को मिटाते हैं हम इधर, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जा करके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो या बैक करके देखिए। अब बी और सी से ए और सी से कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। जब ए और सी से करेंगे तो बोला है कि रेलगाड़ी ए को 500 मीटर लंबाई का, तो हमको पता है वहाँ पे भी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, और ये क्या है, टाइम दे दिया है, इसको पार करने में 30 सेकंड लगाया है, डिस्टेंस जो हो जाएगा एल अपनी लंबाई करेगी, प्लस में 500 मीटर यहाँ पे हो जाए, प्लस स्पीड मात्र इसी का होगा, स्पीड इसी का होगा। क्यों, क्योंकि दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, यानी कि सी ट्रेन जो है स्थिर है, इस कारण से उसका स्पीड कुछ जुटेगा ना घटेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे करेंगे तो एस का मान यहाँ पे सीधे हो जाएगा एल प्लस 500 डिवाइड बाई 30, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, तो जब LHS बराबर तो RHS बराबर, है ना जी। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे जब करेंगे सॉल्व तो हमको ऐसा मिलेगा कि एल प्लस 150 बटा, यहाँ पे देखिए एल प्लस 150 बटा 15, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है हमारा, ठीक है ना, सेकेंड वाला से ये सेकेंड है, ये हो जाएगा एल प्लस 500 बटा में 30, ठीक है। तो 15 दूना 30, ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ध्यान सुनिएगा, 2 से कटेंगे तो 2L प्लस ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 15 दूना 30 यानी कि 300 L प्लस 500। अब यहाँ पे L इधर आएगा तो L बराबर हो जाएगा 500 में से 300 घटेगा तो ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पे देख लीजिए 200 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये इस तरीके से क्वेश्चन था, देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को बनाते आपको पता चलता है कि क्वेश्चन बनता ही नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय दिया है, हम आपको आराम से बताएं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें हम 2-3 बातें और बताए हैं। ये बताएं हैं कि कभी भी ट्रेन की जो लंबाइयाँ होती है वो कभी भी जुड़ती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों। उसके बाद बताएं हैं कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो स्पीड जुटेगा, डिस्टेंस हमेशा जुटेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड जुटेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड घटेगा। ये सब बातें बताए थे। एक बार इस बात को अच्छा से समझ के खुद से फिर से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये कन्फ्यूजन करेगा आपको। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला है कि कृतिका और लकी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कृतिका किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं और लकी किसी कार्य को कर दे रही है कितना, 45 दिनों में। जब इनका एलसीएम लीजिएगा तो 45 आ जाएगा, 45 3 हो जाएगा, 45 से कम 45 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सॉरी नाना हो गया कि इधर भाग रहे हैं, 15 3 45, 45 से कम 45। अब आगे बोल रहा है कि उन्होंने 60% कार्य को 25% कम दक्षता के साथ पूरा किया।
मतलब ये टोटल जो काम है 45 का 60%, अर्थात 45 का 60% का मतलब क्या होता है 3/5, 5 9 45 यानी कि 9 3 27, यानी कि 27 काम जो किया है, ध्यान सुनिएगा, 27 काम जो किया है वो 25% कम दक्षता के साथ किया है। यानी कि 3 और 1 4 काम टोटल कर रहा था, तो 4 का 25% कम करिएगा, यानी कि -1/4 करिएगा, तो 1 कम दक्षता के साथ काम करेगा, अर्थात 4 में से 1 कम काम करेगा, अर्थात 3 काम करेगा दक्षता के साथ, दोनों मिलकर के। तो ये जो काम करेगा ये 3 के साथ करेगा, अर्थात यहाँ पे लगा दिया 9 दिन। अब आगे बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, आगे बोल रहा है कि 25% कम दक्षता के साथ पूरा किया, शेष कार्य अपनी वास्तविक दक्षता के साथ पूरा किया, शेष कार्य। अब शेष कार्य कितना जी, हमको पता है कि 45 में से सर 27 काम कर लिए, तो अब हमें बचेगा 18 काम, और 18 काम जो है अपनी वास्तविक दक्षता के साथ कर रहा है, यानी कि 3 और 1 4 के साथ करता है, 4 के साथ कर रहा है, तो 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4 का 16, ये 2/4, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा ये पूछा आपसे। देखिए यहाँ पे कुल समय ज्ञात करें, ठीक है ना, पूरा काम करने में दिया गया समय ज्ञात करता है, आपको पता है कि सर 9 दिन यहाँ पे और 4.5 दिन यहाँ पे, यानी कि 9 4 13.5, कोई दिक्कत, यानी कि 13.5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है कभी कभी कि शेष कार्य कितने दिनों में हुआ, ठीक है, टोटल काम कितने दिनों में हुआ, ये सब बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य पे 18% छूट देने के बाद 34,440 रुपये में बेचता है और फिर भी उसे 40% का लाभ प्राप्त करता है। यदि रमेश ने वस्तु का अंकित मूल्य 12% की छूट पर बेचता तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा, इस बात को बताना है आपको। देखिए जी, एक बात मैं बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करिएगा ना कि कभी भी इस ऐसा डेटा का यूज़ मत करिएगा, वरना डेटा का यूज़ करिएगा तो आप फंस जाएंगे। अब कब डेटा का यूज़ नहीं करना, जब प्रतिशत में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, रेशियो में पूछ ले, इन सभी में डेटा का यूज़ आप नहीं भी करेंगे तो चलता है। तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को बिना डेटा का यूज़ किए कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है, वरना डेटा का यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप क्वेश्चन बनाते बनाते फंस जाइएगा, ठीक है, समय ज़्यादा ले लेगा। हमको पता है कि बोला है कि रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य पे 18% की छूट देने के बाद, तो हमको पता है कि सर अंकित मूल्य MP हमारा कुछ होगा, इस पर 18% का छूट देंगे, यानी कि पैसा लेगा ये 82%, ठीक है। अब बोल रहा है और फिर भी 40% का लाभ कमाता है, तो लाभ कमाते हैं सर CP पे, अर्थात CP का 140% हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि MP पे जब हम छूट देते हैं तो SP प्राप्त होता है, और जब CP पे हम प्रॉफिट कमाते हैं या फिर लॉस कमाते हैं तो भी हमारा SP ही प्राप्त होता है, अर्थात हम इन दोनों में SP बराबर किए हैं। इस बात को एकदम जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो ये 41 आ जाएगा, और ये काटेगा तो ये 70 आ जाएगा, यानी कि MP और जो CP का मेरा रेशियो आया, कई दफ़ा ये क्वेश्चन बनता है कि MP और CP का रेशियो बताइए कितना होगा, तो हम सीधे बता देते हैं कि 70 MP है सामने, MP के सामने 70 तो 70, और इसके सामने 41 है तो 41 हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है यदि रमेश ने, यहाँ पे लिखा है कि यदि रमेश ने वस्तु को अंकित मूल्य पे 12% की छूट पर बेचा होता, कोई बात नहीं है, हम 12% का छूट दिलवा देंगे, ठीक है, छूट पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम यहाँ पे 00 अपने मन से चिपका दिए, यहाँ पे भी 00 चिपका दिए। अब ध्यान सुनिएगा, अब MP पे एक मिनट वेट 00 नहीं, एक ही 0 चिपकाइए आप, ताकि ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब क्या करिए आप यहाँ पे चलिएगा, तो हमको पता है 12% का छूट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 700 गुने 88% ये पैसा लेगा, ठीक है। यहाँ से प्रतिशत से काटिएगा तो 00 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 7/56 के 6 हासिल 5, 7/56 और 5 61, यानी कि 616 रुपये में बेचेगा, ये इसका SP हो गया। तो अब बताइए कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 410 का सामान 616 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, देखिए प्रॉफिट कितना का हुआ इस बात को समझिए। तो 6 में से 0 घटा तो 6, यहाँ पे 11, 1 में से 1 घटा तो 0, 6 में से 4 घटा तो 2, अर्थात 206 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 206 का प्रॉफिट हुआ। कितना पे हुआ जी, 410 पे हुआ, ठीक है। और गुना कितना कर लेंगे, 100, यही जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आंसर जो आएगा आप जब सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है, तो 50.24% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, आगे चलो, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बोला है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में
6400, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष में 6400, ठीक है, रुपया हो जाता है, और 5 वर्ष में 8100 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए ये दर पूछता है, ये एकदम फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आपसे दर ही पूछता है। जब ये दर पूछेगा तो आप क्या करिएगा, बोलेगा कि 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देखना पड़ता है कि कितना का गैप है। गैप मतलब ईयर में कितना का गैप है। तो देखिए यहाँ पे बोला था 3 वर्ष और यहाँ पे बोला 5 वर्ष, तो ईयर में गैप 2 साल का है। तो कुछ मत कीजिए, ये 6400 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 8100 लिख दीजिए, ठीक है, इसको काट लीजिए, ठीक है, इसको काट लीजिए, ये काटिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचा 64 और यहाँ पे बचा 81। अब इसका रूट निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष था। अगर 3 वर्ष गैप रहता तो यहाँ पे 3 रूट निकालते, 4 वर्ष गैप रहता तो 4 रूट निकालते। तो यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे 9। अब देखिए कितना बढ़ा था, तो 1 बढ़ा बटा 8 से बढ़ा था, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.6 बट्टा नहीं 12 यहाँ पे देखिए, ये इसको हम कह सकते हैं 12.1/2%, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 12.5% यहाँ पर। एक और बात मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब ये जानकारी देनी है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। जब आप 12 + 4/8 कहते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, ये काटेंगे तो 1/2 भी कह सकते हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 12.1/2, और 12 + 1/2 को हम सीधे कह सकते हैं 12.1/2, और इसको हम क्या कह सकते हैं 12.5। कोई दिक्कत तो नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से मैं अगर पूछूंगा कि 13 + 8/16 को हम क्या कह सकते हैं 13 + 1/2 कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं 13.1/2, ठीक है। एक और बात जान लीजिए, अगर 2 + 1/8 है तो इसको हम सीधे कह सकते हैं 2.1/8। ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। जैसे 3.1/7 बोल दिए, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 3 + 1/7। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये प्लस हो या गुना हो बात बराबर होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया था ना आगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 था, लगभग अब नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। बोला है क्वेश्चन कि एक बेलनाकार 18वीं पारी, बल्लेबाज है, ठीक है, ये बल्लेबाज है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 79 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 2 की वृद्धि होती है। 18वीं पारी में कितना रन उसका था, 18वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करें। देखिए मैं इस क्वेश्चन को अभी बेसिक से बनाता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं एडवांस लेवल से बताना स्टार्ट करूँगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, पहला इसका थोड़ा सा बेसिक समझना। कुछ क्वेश्चन हम अभी बेसिक से बनाया है, मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए कि आपका अभी लेवल क्या है नहीं है, मैं अपने तरीके से स्टैंडर्ड धीरे धीरे सेट कर लूँगा, फिर आपको आगे लेकर के चले जाऊँगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोला गया है कि एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 79 रन बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि बल्लेबाज का 17 पारियों तक औसतन रन x था। कितना था जी, x था। तो क्या होगा कि 17 पारियों तक x था, यानी कि 17x रन बनाया होगा तब तक, ठीक, प्लस 18वीं पारी में उन्होंने 79 रन बना दिया, तो 79 बना दिया, ये बराबर होगा। बोल रहा है कि देखिए, और इस प्रकार उसका औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 18 पारियों में इसका 2 की वृद्धि हो जाती है, ये दोनों टोटल रन हो जाएगा, यानी कि टोटल रन बराबर हम टोटल रन कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे, 17x + 79 बराबर 18x + 36, ठीक है। 18x में से 17x घटाएंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब 79 में से 36 घटाएंगे तो आप देख लीजिए, 36 घटाइए यहाँ पे, 9 में से 6 घटा 3, 7 में से 3 घटा 4, अर्थात x का मान आ गया 43। लेकिन बच्चे तुरंत खुश होकर के 43 टिक आउट करके चले जाते हैं। अभी तो ऑप्शन में 43 नहीं है, लेकिन मैं 43 देता तो आप तुरंत खुश हो जाते कि 43 है। नहीं भाई, इस बात को ध्यान रखिए कि ये 43 क्या है, ये 43 है 17वीं पारी तक। अगर क्वेश्चन पूछता कि 17वीं पारी तक उसका औसत कितना था, तब हम बताते 43, लेकिन वो पूछा है कि 18वीं पारी तक या फिर 18वीं पारी के बाद, है ना, तक या बाद, ठीक है, कितना उसका औसत हुआ। तो 18वीं पारी में ध्यान रखिए x + 2 हो गया था, यानी कि 43 + 2, अर्थात मेरा आंसर हो जाता है 45। 45 कहाँ पे है, यहाँ पे है, हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा। बोल रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले
और इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपके लिए कुछ लिख करके आया हूँ, इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोण के बारे में बताया गया, यानी कि शंकु के बारे में बताया गया, उधर बेलन के बारे में बताया गया। जब आप शंकु का आयतन जानते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेटरल सरफेस एरिया अर्थात कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। एल बराबर होता है √/h² प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बेलन का होता है बी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि जितना वेरिएबल होता है उससे कम एक वैल्यू डेटा गैप दिख करके देता है आपको, वही डेटा आपको निकालना पड़ता है, या उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। इस बात को कभी भी भूलिएगा नहीं। 2D 3D में इतना औकात नहीं है SSGD का कि इससे ज़्यादा पूछ लें। मैं खुल के बताता हूँ इस बात को, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, शंक्वाकार यानी कि शंकु को दिया है सर रेडियस दे दिया है 20 कोण का। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कोण वाला दिया था, ठीक है ना। रेडियस दे दिया था 20। अब आगे बोल रहा है ऊंचाई दिया है 27 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, ऊंचाई दे दिया है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पानी से भरा है, ठीक। यदि इस पानी को 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो उसमें पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगी। मतलब हुआ क्या है कि एक शंक्वाकार ग्लास है, मान लेते हैं एक शंक्वाकार ग्लास है हमारे पास और एक बेलनाकार ग्लास है, उसका पानी इसमें उड़ेल रहे हैं, या तो इसका पानी जब इसमें उड़ेल रहे हैं या इसका पानी जब इसमें उड़ेलेंगे, तो कभी भी पानी उड़ेलने वाला क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं। क्या इक्वल करते हैं? वॉल्यूम इक्वल करते हैं। क्या इक्वल करते हैं? वॉल्यूम इक्वल करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी कटिंग करने वाला क्वेश्चन आ जाए कि उसका एक तो पीसेस वाला क्वेश्चन होता है, खैर मैं बाद में बताता हूँ, छोड़िए। अभी इतना बस याद रखिए कि पानी जब क्वेश्चन आ जाए पानी वाला उड़ेलने वाला, तो उसमें क्या करता है? वॉल्यूम इक्वल करता है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम करेंगे। अब हमको पता है कि सर शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वही बेलन का जो आयतन होता है ये कोण का है, ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो सर पाई से पाई कट गया और यहाँ पे देखिएगा तो 1/3 इंटू आर का मान जो दिया था सर यहाँ पे 20 है, तो 20 गुने 20 कर लेते हैं, और एच का मान सर दिया था 27, तो यहाँ पे 27 कर लेते हैं बराबर। आर का मान सर यहाँ पे दिया है, बोला है यदि इस पानी को 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन, यानी कि आर का मान यहाँ पे 15 गुने 15 दिया है और एच का मान आपसे पूछ लिया है। एच का मान सॉल्व करके आप निकाल लीजिए। नहीं निकाल पाएंगे तो चलिए हम बताते हैं। 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 5 15। अब यहाँ पे 50 25 है, तो एक काम कर लिए 5 का 20 कर लीजिए, यहाँ पे भी 5 का 20 कर लीजिए, 4 का 16 हो जाएगा। अर्थात मेरा आंसर एच का मान जो आएगा वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा क्या क्या बन सकता है, हम इस बात को आपको बता देते हैं। देखिए अभी हम क्या किए, इसका डेटा इनसफिशिएंट था, इसका डेटा इनसफिशिएंट था। इसका मतलब कि क्या? बेलन का डेटा इनसफिशिएंट था। जब बेलन का डेटा इनसफिशिएंट था, बात समझिएगा, जब बेलन का डेटा इनसफिशिएंट था, ध्यान सुनिएगा, हम आगे चलते हैं। तो हमको पता था कि सर हमको आर दे दिया था, हम एच निकाल लिए। तो अब हमसे क्या क्या पूछ सकता है? जब दो डेटा दे दिया तो हमसे वॉल्यूम भी पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, हमसे लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, इनका आपस में रेशियो भी पूछ सकता है, इनका अंतर भी पूछ सकता है, इनका योग भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। इस सब बात एकदम ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन जो है केवल उसको बना करके आप खुश मत होइए। आप एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन निकाल करके बनाइए, ताकि आपको लगे कि हाँ हम बेटर कर रहे हैं। आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ मत करिए, ठीक है। आप मॉडरेट क्वेश्चन करके जाइए, पेपर में पक्का अच्छा करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नहीं सुनिएगा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। अब खुश हो जाइए भाई साहब, आप तो टेंशन मुक्त हो रहा है आपका 20 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि एक कंपनी का लाभ पहले तिमाही में 15% बढ़ जाता है और दूसरी तिमाही में 8% घट जाता है। यदि प्रारंभिक लाभ इतना था तो दोनों परिवर्तनों के बाद अंतिम लाभ क्या होगा, इस बात को बताइए। कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले क्या कर लीजिए, 15% का क्या बोला है, पहले बढ़ोतरी हो जाती है, फिर बोला है कि 8% घट जाता है। तो 15% का मतलब होता है 3/20, बढ़ोतरी का मतलब प्लस होता है, यानी कि 20 से समान हो गया था 23 पे। अब यहाँ पे जब आएंगे 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि 25 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 से ये हो जाएगा 23 पे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा,
25 गुने 20 करिएगा तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। और 23 का स्क्वायर करिएगा, 23 गुने 23 करिएगा तो ये हो जाता है 529। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मार्क्स अच्छा उठाना चाहते हैं मैथ में, तो भाई 1 से लेकर के 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए, इस क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, कि स्क्वायर कम से कम 1 से 50 तक भैया याद कर लीजिए, और क्यूब 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये सब चीज़ करके आप रख रहे हैं तो बहुत बेहतरीन करेंगे आप। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 500 से 529 हो गया। अब ये बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है कि कंपनी का लाभ पहली तिमाही 15% बढ़ जाती है और दूसरी तिमाही 8% घट जाती है यदि प्रारंभिक लाभ इतना था। तो प्रारंभिक लाभ इतना था, इसी का वैल्यू दे दिया था 500 का वैल्यू 450000 दे दिया था। 4 ही जीरो था ना जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है। तो दोनों परिवर्तनों के बाद अंतिम लाभ ज्ञात करें। तो ये देखिए, ये इनिशियल वैल्यू होता है अपना, बार बार बताते हैं हम आपको, और ये वाला फाइनल वैल्यू होता है, अर्थात इसका मान आप बता दीजिए। ये पूछना चाहता था। तो इसका जो मान आएगा आपका 4761 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा ये सेशन देखें। थैंक यू भाई, ठीक है ना। हाँ लड्डू। चलिए, आप मेरा साथ दिए यहाँ तक, पहला सेशन आप कंप्लीट किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सेशन समझ में आ रहा होगा। अब बस आप कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा से अरेंज कर लीजिए, जो भी फार्मूला हम आज दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, उन सभी चीज़ों का रिवीजन कर लीजिएगा। कल मैं क्लास जब लूँगा, यानी कि कल क्लास आने से पहले आप उसका रिवीजन करके आइएगा। रोज़ आपका एक एक सीरीज चला जाएगा, ठीक है। बस रोज़ का रोज़ करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, मैं बताते रहूँगा कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।